हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 की हिस्ट्री का। आपके मिड टर्म का पेपर कंप्लीट हो चुका है और मिड टर्म का रिजल्ट भी आ गया। अब हम प्री बोर्ड की तैयारी में लगे हुए हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का ये डिमांड था कि सर आप एमसीक्यू के अलावा लेक्चर की क्लासेज भी दिया कीजिए। आज हम उसी को लेकर के आए हैं, लेकिन मिड टर्म के बाद वाले जो सिलेबस है पहले उसको मैं कंप्लीट करूंगा और उसके बाद प्री बोर्ड के बाद जो शुरुआती दौर से होता है उसको भी मैं कंप्लीट करूंगा। यानी इसी ईयर में आपको मैं पूरा हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, 1 से लेकर के जो 12 चैप्टर पढ़ने हैं 3 बुक में। आज हम चूंकि मिड टर्म में पहला बुक और दूसरा बुक पढ़ना था, पहले बुक के 4 चैप्टर और दूसरे बुक के भी 4 चैप्टर पढ़ने थे, तो हमने उसे पढ़ भी लिया था, उसका एमसीक्यू करा दिया था। लेकिन अब वक्त थोड़ा कम है, प्री बोर्ड के डेट आ चुके हैं आपके, इसलिए हम मिड टर्म के बाद वाले जो सिलेबस है उसी को अभी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी में से थर्ड बुक जो है, वो थर्ड बुक का पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। ठीक है दोस्तों, चैप्टर नंबर ये 9 है, थर्ड बुक है। ठीक है, थर्ड बुक है और थर्ड बुक का ये चैप्टर है उपनिवेशवाद और देहात, जो चैप्टर संख्या 9 है। इसको हम आज पहले सेशन में आपको देखते हैं, बताने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप ये समझने की पहले कोशिश करिएगा कि हम इस चैप्टर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने का आप इसे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम इस चैप्टर में एक परिचय के तौर पे हम देखते हैं कि ये उपनिवेशवाद और देहात जो चैप्टर है इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। आप देखिएगा, अक्सर मैं जब वीडियो में बताता हूं तो सबसे पहला मैं की पॉइंट आपको यही बताता हूं कि जब भी कोई चैप्टर पढ़िए तो उसके सब हेडिंग को आप समझने की कोशिश करिए कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। अगर जब वो बातें आपको याद हो जाए या समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, तो आपको आगे चल करके प्रश्न का उत्तर खोजने में आसानी हो जाती है, क्योंकि वो आपकी मैप क्लियर हो जाती है कि अच्छा इस चैप्टर में हमको यही यही तो बात पढ़नी थी और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको उसी चैप्टर में ढूंढ करके अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो उपनिवेशवाद और देहात है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो आपको हम धीरे धीरे बताने की कोशिश करेंगे और समझाएंगे कि हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले एक तो हम बंगाल के जमींदार के बारे में पढ़ेंगे कि बंगाल के जमींदारों के बारे में जानेंगे कि बंगाल के जो जमींदार थे वो कौन थे और बंगाल के जो जमींदार थे उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और चीजें वो कैसे आगे बढ़ी, ये तो हम देखेंगे। और उस बंगाल के जमींदार तक पहुंचने में अंग्रेजों ने क्या क्या भूमिका निभाई, कैसे कैसे आगे बढ़े, क्या क्या उन्होंने मेहनत किया, क्या एक दिन में ही वो बंगाल में कब्जा कर लिए? ऐसी तो परिस्थितियां नहीं रही होगी कि आए और बंगाल पर उन्होंने कब्जा कर लिया। नहीं, कुछ वजह रहा होगा, कुछ परिस्थितियां रही होगी, इनके वजह से धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो पहली बात हम तो ये पढ़ेंगे कि बंगाल में जमींदार का उदय कैसे हुआ। उसके बाद हम यह भी जानेंगे कि इसी बंगाल में जब हम पढ़ते हुए निकलेंगे इस चैप्टर में तो हम दूसरे चरण में पहुंचेंगे राजमहल की पहाड़ियां। हालांकि इसमें हम कुछ कर व्यवस्था भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, लेकिन राजमहल की पहाड़ियों की भी चर्चा हम करेंगे, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल अर्थात अब तो उत्तर वो झारखंड में पड़ता है। तो वैसी स्थिति में राजमहल की पहाड़ियां जब हम पढ़ेंगे तो इस समय हम 2 चीजों की यहाँ पे चर्चा करेंगे। एक तो पहाड़ी लोगों की बात करेंगे और दूसरा एक संथाल लोग जो थे उनकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, समझते चलिएगा, पहले हम बंगाल के बारे में पढ़ेंगे, जमींदारों के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा हम राजमहल की पहाड़ियां पढ़ेंगे और उसी राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द जो 2 जनजाति थी, जिसमें से एक पहाड़ी लोग थे और एक संथाल जनजाति थी जो संथाल परगना में रहती थी, वहां के बारे में भी हम इसमें दोनों चीजों को पढ़ेंगे। इससे जब आगे पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि बंगाल पर जब अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया तो इस बंगाल की राज व्यवस्था को हम समझने की कोशिश करेंगे कि बंगाल में उन्होंने कौन कौन सी राजस्व व्यवस्था लाया था। अर्थात बंगाल में उन्होंने या पूरे भारत में अंग्रेजों ने 3 प्रकार की राजस्व व्यवस्था को स्थापित किया था, जिसे हम पहले को जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। एक तो इसमें जमींदारी व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था, इसे ही हम अस्थाई व्यवस्था भी कहते हैं।
अस्थाई व्यवस्था भी कहते हैं, अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं, बंदोबस्त। और इसे ही एक और नाम से जानते हैं जो एनसीईआरटी बताता है, इसे हम इस्तमरारी कहते हैं, इस्तमरारी व्यवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने जो बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में और अन्य कई जगहों पर जो पहली व्यवस्था आपने स्थापित किया था, भू राजस्व व्यवस्था जो थी, वो कौन सी थी? जमींदारी व्यवस्था। इसके बाद दोस्तों आगे चल करके मुंबई, महाराष्ट्र जैसे इलाकों में एक दूसरी व्यवस्था लागू करेंगे, उसकी भी हम चर्चा इसी चैप्टर में करेंगे, जिसे हम रैयतवाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैयतवाड़ी। अर्थात यह व्यवस्था किसानों के साथ एक समझौता था, इसलिए इसे हम रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और इसके बाद इन्होंने हिंदुस्तान में एक तीसरी भी कर व्यवस्था लागू की थी, जिसे हम महलवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? महलवाड़ी व्यवस्था। इस प्रकार दोस्तों जो इन्होंने भारत में अपनी बंगाल पर कब्जा करने के बाद धीरे धीरे बंगाल और बंगाल से बाहर के जगहों पे जो उन्होंने कर अब लगाया, वो तीन तरह के कर व्यवस्था लगाया: जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। इनकी भी चर्चा करेंगे। अभी तो मैं केवल ये बता रहा हूं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति भारत में था, बुकानन कौन था? बुकानन कौन था? बुकानन क्या करने भारत में आया था? उसका पेशा क्या था? और बुकानन ने जो 5वीं रिपोर्ट पेश की थी अपनी, बुकानन ने जो लंदन की पार्लियामेंट में अपनी जो 5वीं रिपोर्ट पेश किया था 1813 में, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जोतदार कौन थे, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि जोतदार कौन थे और जोतदार का उदय कैसे हुआ। तो दोस्तों आपने देख लिया कि पहले तो हमने पृष्ठभूमि समझाया इसका। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम मॉडर्न हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, ये हमारा चैप्टर कौन सा है? मॉडर्न हिस्ट्री बुक है। और मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन को समझना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपसे वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब तक आपका पूरे सिलेबस का, पूरे चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप बहुत बेहतर से प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने ये पहले बता दिया कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चर्चा करेंगे। तो एक बात फिर से बता दूं, हम बंगाल के बारे में पढ़ेंगे, बंगाल में जमींदार का उदय कैसे हुआ। हम वहीं पर राजमहल की पहाड़ियां पढ़ेंगे, उस राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द कैसे वहां पर पहाड़ी लोग और संथाल लोग आए, उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बंगाल पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने कैसे वहां की राजस्व व्यवस्था में अपनी नीति को लागू किया। जो 3 प्रकार की नीति थी: अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में, मद्रास और क्या कहते हैं इसको, मुंबई में रैयतवाड़ी स्थापित हुआ। और इसके बाद अन्य कुछ क्षेत्रों में, पश्चिमोत्तर भारत हो, पंजाब हो, मध्य प्रांत हो, यहाँ पर उन्होंने महलवाड़ी व्यवस्था किया। इसको जानेंगे। और साथ ही साथ बुकानन कौन था, बुकानन की 5वीं रिपोर्ट क्या थी और जोतदार का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अब टॉपिक की तरफ, धीरे धीरे आपको आगे लेकर के बढ़ते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आज आपको ये चीज बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से कि उपनिवेशवाद होता क्या है, क्योंकि सबसे पहले तो सवाल यही आएगी ना, क्योंकि चैप्टर का नाम ही तो उपनिवेशवाद है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आप इसे समझने के लिए बहुत आसान तरीके से समझिएगा। उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद का मतलब होता है, इसमें 3 शब्द है। पहला आपको एक उप है, दूसरा आपको क्या है, निवेश है, निवेश, और तीसरा आपका है वाद। दोस्तों मैं पहले बता दूं आपको, वाद का मतलब होता है विचारधारा, विचारधारा। अर्थात जिस भी व्यक्ति के बाद या किसी वस्तु के बाद या किसी महान पुरुष के बाद अगर वाद शब्द जुड़ जाए तो समझिए कि उस व्यक्ति की अपनी खुद की एक फिलॉसफी है, अर्थात विचारधारा है। जैसे हम अक्सर गांधीवाद पढ़ते हैं, नेहरूवाद यानी समाजवाद की बात करते हैं, लेनिनवाद यानी लेनिन की बात करते हैं कि लेनिन की विचारधारा क्या रही, और मार्क्सवाद, हम मार्क्सवाद की बात करते हैं। हम साम्राज्यवाद की भी बात करते हैं, उसमें भी वाद पढ़ते हैं।
ऐसे में ही उपनिवेशवाद है। तो उपनिवेशवाद का मतलब हो गया इसकी विचारधारा। अभी बात क्लियर नहीं हुई है। और अब आता है निवेश। निवेश का मतलब होता है किसी के ऊपर कुछ लगाना, यानी इन्वेस्ट करना, यानी किसी के ऊपर काम करना, किसी के ऊपर। और उप का मतलब होता है किसी के ऊपर। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ये उल्टा हो गया आगे पीछे, ठीक है, ये इसमें हो जाएगा आपका। उप का मतलब होगा किसी के ऊपर, किसी के ऊपर। और निवेश का मतलब होता है लगाना, यानी पैसा लगाइए, चाहे समय लगाइए, चाहे दिमाग लगाइए। तो अब सवाल आई कि टोटल क्या कहेंगे, किसी के ऊपर अपने विचार के अकॉर्डिंग, अपने विचारधारा के अकॉर्डिंग जब हम काम करते हैं तो इसी प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहते हैं। अर्थात इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ए एक देश है और एक बी देश है। ए देश क्या है कि एक अमीर है और यह अमीर देश एक गरीब देश बी के ऊपर अपना इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसी प्रक्रिया को हम उपनिवेशवाद कहते हैं। और धीरे धीरे जो बी गरीब देश है, इसके संसाधनों को जब ये लूटने लगता है और लूट करके उस पर राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से अपना अधिकार कर लेता है, तो इस व्यवस्था को हम उपनिवेशवाद के अंतर्गत रखते हैं। भारत भी पहले अंग्रेजों का उपनिवेशवाद नहीं था। भारत में तो अंग्रेज क्या करने आए थे, एक व्यापारी के रूप में आए थे। 1608 में उसने सूरत में अपनी कदम रखी थी। भारत के पश्चिमी तट पर इन्होंने कदम रखा था। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री ऐसे पढ़ा दूंगा जैसे आप चुटकी में भी चीजों को समझने लगिएगा। लेकिन आप थोड़ा पेशेंस के साथ हमारा वीडियो देखिएगा। हमारा वीडियो अक्सर थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन जो बात बताएंगे उसको दोबारा आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे। जो आपने उम्मीद हमारे ऊपर रखा है, जो विश्वास जताया है, उसको हम पक्का ही पूरा करेंगे। तो दोस्तों देखिए क्या है, तो ये उपनिवेशवाद अंग्रेजों की थी नीति, जो भारत की संसाधनों को उन्होंने पकड़ा, भारत के संसाधनों पर अधिकार किया और फिर धीरे धीरे यहाँ के लोगों को देखा कि यहाँ के जो राजा महाराजा या हमारे मुगलों के पतन के बाद की जो स्थिति बन रही थी, जो राज्य हमारे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो रहा था और वो क्षेत्रीय राज्य आपस में जब लड़ते रहे, तो इसी का लाभ उठा करके अंग्रेजों ने धीरे धीरे पहले तो हमारे आर्थिक संसाधनों को अपने कब्जे में कर लिया और उसके बाद धीरे धीरे राजनीतिक अधिकार भी जमा लिया। और इन दोनों ही परिस्थितियों में जब हम उसके अधीन हो गए तो हमारे ऊपर उन्होंने कब्जा करके शासन करने लगे। इसी को उपनिवेशवाद की श्रेणी में हम रखते हैं, कॉलोनिज्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको उपनिवेशवाद समझ में आ गया होगा। ये कब हमारे यहाँ हुआ, देखा रहा है कि मुगल शासन के पतन के बाद, यानी कहते हैं ना कि मुगल शासन का पतन लगभग कब 1707 के बाद हमें देखने को मिलता है। हालांकि पूर्ण रूप से पतन तो नहीं हुआ था, क्योंकि मुगल जब हम पढ़ेंगे ना, या कभी आपको हमें मौका मिला बताने का तो हम आपको बताएंगे। मुगल तो दो हिस्सों में थे, एक प्रारंभिक मुगल और एक उत्तरवर्ती मुगल। प्रारंभिक मुगल जो थे हमारे यहाँ 1526 से लेकर 1707 तक हम समय मानते हैं, जिसमें प्रारंभिक मुगलों में कौन थे, तो सबसे पहले बाबर था, बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर, अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर, जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां और शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगजेब आता है। औरंगजेब 1707 तक हिंदुस्तान का बादशाह रहता है। तब तक तो कोई राज्य न हिल रहा था न डोल रहा था, सब कुछ पूरे भारत पे मुगलों का शासन था। लेकिन 1707 की मृत्यु के बाद औरंगजेब की धीरे धीरे मुगल सत्ता बिखरने लगा और कमजोर हो गया और 1757 तक आते आते मुगलों का पूरी तरह से अंत हो गया। तो यही कह रहा है कि 1707 के बाद भारत में अंग्रेजी शासन का प्रवेश हुआ। धीरे धीरे अंग्रेजी आए, हालांकि ऐसा नहीं था कि 1707 के बाद ही आए थे। अंग्रेज तो हमने पहले ही बताया ना, अंग्रेज तो हमारे यहाँ 1608 में ही आ गए थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में होती है, तो उसके बाद ही 1608 में अंग्रेज हमारे देश में चले आते हैं।
लेकिन उस समय वो व्यापारी बन के आए थे, सूरत में आए थे। उसके बाद 1611 में वो पश्चिमी तट से पूर्वी तट पर जाते हैं। वहां पे मुस्लिपट्टनम नामक बंदरगाह पर कब्जा करते हैं, जहांगीर से मिलते हैं और मिलने के बाद उन्हें व्यापारिक अधिकार मिल जाता है। उसके बाद धीरे धीरे वो व्यापार करने लगते हैं और फिर उनका रुख बंगाल की तरफ होता है। तो आते हैं, जैसे जैसे मुगल शासन कमजोर होता चला गया, अंग्रेजों ने अपनी शक्ति बढ़ाने लगी। वो जानते थे कि बिहार में अगर, भारत में अगर कब्जा करना है तो मुगल हमारे रोड़े हैं, इसलिए मुगल जैसे जैसे कमजोर होते गए, अंग्रेज अपनी शक्ति को बढ़ाते चले गए और भारत पर शासन स्थापित कर लिया। ठीक है दोस्तों, इसकी शुरुआत सबसे पहले उन्होंने भारत के बंगाल प्रांत पर ही शुरू किया। मैंने पहले भी कहा था कि उन्हें बंगाल एक दुधारू गाय की तरफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि बंगाल ही वो जगह था जहां पर सबसे ज्यादा कच्चे माल की प्राप्ति थी, कच्चे संसाधन थे वहां पर। वहीं पर अंग्रेज क्या थे, कब्जा करना चाहते थे। शुरू से ही उनका ये दिमाग में चल रहा था। तो भारत के बंगाल प्रांत से हुई, यही हुआ प्रांत था जहां सबसे पहले अंग्रेजों ने पलासी नामक स्थान पर एक युद्ध लड़ा, जिसे हम पलासी का युद्ध कहते हैं। यह पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ठीक है, अंग्रेज और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ये भी कहानी आपको बहुत बेहतर से समझाएंगे, चिंता मत करिए। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो 15 दिसंबर का आपका पेपर है। 15 दिसंबर के पेपर के पहले मैं आपको हिस्ट्री समाप्त कर दूंगा पूरी तरह से, जो बाद के 4 चैप्टर पढ़ने हैं, और इतनी बेहतर तरीके से मैं पढ़ाऊंगा कि आप भी कहेंगे कि हमने भी किसी से पढ़ा है। तो देखिए, 1757 में पलासी का युद्ध लड़ा गया, और इसी युद्ध के बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने बंगाल पे अपने शिकंजा कसना शुरू कर दिया और औपनिवेशिक नीतियों को लागू भी करना शुरू कर दिया। हालांकि पलासी के युद्ध के बाद पूरी तरह से अंग्रेज भारत पर बंगाल पर कब्जा नहीं कर पाए थे। इसके कुछ समय के बाद हम आपको सब बताएंगे। 1764 में एक युद्ध होता है जिसे बक्सर का युद्ध कहते हैं, और यही युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, जिसमें भारत की तरफ से एक तरफ 3 महान शक्तियां लड़ रही थी और दूसरी तरफ अंग्रेजों की तरफ से एक सेनापति के तौर पे हेक्टर मुनरो लड़ रहा था। हेक्टर मुनरो जो था वो अंग्रेजों का एक सेनापति था। भारत में एक तरफ जहां अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का भगोड़ा शासक मीर कासिम था, और भारत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी यहीं पर थे। इसी अवध में सभी लोग थे और यहीं से लड़ाई हो रही थी। इसके बावजूद भी भारत बक्सर के युद्ध में हारता है, और हारने के बाद 1765 में एक संधि होती है जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं, और इसी इलाहाबाद की संधि के माध्यम के बाद, संधि के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी सरकार, बनारस और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों को अंग्रेजों को दीवानी वसूलने का अधिकार मिल जाता है, और यहीं से भारत में अंग्रेज एक औपनिवेशिक नीति को लेकर के आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। यही वो समय था जब मुगलों ने शाह आलम द्वितीय के साथ ये संधि हुई थी और यहाँ से आगे बढ़ गए। तो दोस्तों, आप मेरी बात समझ में आ गया होगा कि उपनिवेशवाद है क्या, भारत में उपनिवेशवाद कब आया, और भारत में उपनिवेशवाद की नीति कहां से लागू होती है, जो हमने आपको संक्षेप में बताने का प्रयास किया। आगे दोस्तों, जो आगे बात आएगी, अब आता है कि बंगाल और वहां के जमींदार। हमने कहा था कि हम उपनिवेशवाद को हमने समझाया आपको, और सबसे पहला हमें क्या पढ़ना था, बंगाल ही तो पढ़ना था। बंगाल में ही तो जमींदार को पढ़ना था कि बंगाल के जमींदार कौन थे, जमींदारों का उदय कैसे हुआ, जमींदार कैसे आगे बढ़े, कैसे जमींदार पर अंग्रेजों ने नियंत्रण कर लिया पूरी तरह से। जो हमारे देश में जमींदार एक राजा की भूमिका में हुआ थे, अब ये एक टैक्स संग्राहक